Hello, dear students. Welcome back to the prestigious digital platform of MGCI. This is Devendra Singh Chauhan welcoming you to this session. ये स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग हमारे इस पर्टिकुलर बैच में क्लास 11 एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और अभी तक हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर है, इसके अंदर हम लोग हमारे क्रेन्स एनाटॉमी के बारे में देखेंगे, जो एक थोड़ी सी अजीब टर्मिनोलॉजी बट बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। अदर देन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द C4 पाथवे, है ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने C3 पाथवे के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग C4 पाथवे देखेंगे और कुछ फैक्टर्स जो कि हम लोगों को पता है भी है और उसका आइडिया भी थोड़ा बहुत, बट स्टिल वी विल डिस्कस इट इन डिटेल कि सर वो फैक्टर जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इन सभी बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? टॉपिक का नाम है सर हमारा C4 पाथवे, ठीक है। तो देखो, कल मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, कल हम लोगों ने स्टडी भी किया था कि सर ये C4 पाथवे मतलब बड़ा अजीब सा नाम है सर, ठीक है। तो बात ये है कि सर जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके दौरान क्या होता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है ये दोनों मिलकर के सर शुगर्स का फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। ये फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या है कि कई सारे साइंटिस्ट का ये सोचना था कि यार ये कैसे हो पाता होगा, ठीक है ना। तो सर उन्होंने जब इसके बारे में इन डेप्थ स्टडी की, दे गो थ्रू, है ना, दे गॉन थ्रू अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स। तो उन्होंने कुछ चीजें देखी कि वो ये क्या देखी सर, जो पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है, जो कि एक 5 कार्बन कंपोनेंट होता है, जिसको हम लोग RuBP बोलते हैं, ठीक है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है ना। अभी जो राइबुलोज बिसफॉस्फेट इसने क्या किया, इससे सर जो पर्टिकुलर हमारे कह सकते हैं 5 कार्बन कंपाउंड है, तो सर ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है, ठीक है। अब राइबुलोज बिसफॉस्फेट जो है ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना, एक्सेप्टर है ये। अब जब ये रिएक्शन होती है तो सर जो उसका पहला प्रोडक्ट होता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है, वो होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA, ठीक है, जो कि एक 3 कार्बन कंपोनेंट है। तो ये सब चीजें होती है सर हमारे, है ना, C3 प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो सर उन प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो RuBP, ठीक है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ में मिल करके अगर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा है, वो भी उसके 2 मॉलिक्यूल्स, तो सर वो कह रहा है, वो कहलाता है सर हमारा क्या, C3 प्लांट कहलाता है, ठीक है। वहीं अगर कोई प्लांट ऐसा है बेटा जो कि हमारे, ठीक है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को कह सकते हैं जब एक्सेप्ट होता है, ठीक है, तो RuBP जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट एक्सेप्टर है वो, तो उसका जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है सर वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड देता है, जो कि सर एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इस वजह से सर इन प्लांट्स को बोला गया क्या, C4, है ना, प्लांट्स बोला गया। और सर इनके अंदर जो पर्टिकुलर कह सकते हो कि पाथवे है, इसको C4 पाथवे बोला जाता है। इनका जो पर्टिकुलर C4 प्लांट्स का जो पाथवे रहता है, इसके अंदर हम लोग एक अलग अजीब प्रकार की एनाटॉमी देखेंगे, वो है क्रेन्स एनाटॉमी, ठीक है। हालांकि ये प्लांट जो है सर, ये थोड़े से अजीब प्लांट्स होते हैं, अलग प्लांट्स होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले प्लांट्स होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले प्लांट्स का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले प्लांट का मतलब ये है बेटा कि सर इनको थोड़ी सी हाई टेम्परेचर पे रहने की आदत होती है, ठीक है ना। ये थोड़े से, है ना, हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं। ट्रॉपिकल रीजन मतलब जो हमारा अर्थ का इक्वेटर है ना, इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में सर ये लोग रहते हैं, ठीक है ना। C4 प्लांट्स, ठीक है, कौन से प्लांट्स बेटा? C4 प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। तो सर इनकी पर्टिकुलर पाथवेज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या एनसीईआरटी ने हमको बताया है और क्या हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर, क्या नया सीखेंगे, ठीक है ना। तो सर हेडिंग क्या आ जाती है हमारी? हेडिंग आ जाती है बेटा हमारी द एक्सरसाइज 11.8 द C4 पाथवे, ठीक है। क्या है कि सर प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स गर्म एरियाज हैं, ठीक है, एंड ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव द C4 पाथवे मेंशन्ड अर्लियर, ठीक है। मतलब उनके पास में C4 पाथवे होता है, जो कि कहां होते हैं बेटा? ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में दो दीज प्लांट्स हैव C4 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एज द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट, दे यूज द C3 पाथवे और द केल्विन साइकिल, ठीक है, एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। आप ये चीज देखोगे कि सर C3 पाथवे जो है ना सर, वो हर प्रकार के पौधे में पाई जाती है, ठीक है। ऐसा कोई पौधा है ही नहीं इस प्रकृति का जिसने C3 पाथवे की, जो C3 पाथवे से होकर के ना गुजरता हो, ठीक है ना। तो सर कई सारे प्लांट्स हैं जो हमेशा कह सकते हो कि सर C3 प्लांट्स ओरिजिनल है, और उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीजें और भी होती है जो कि C4 जैसी अलग नहीं होती है, अलग होती है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज ओरिजिनली C3 प्लांट। बट यहाँ पे हम लोग C4 प्लांट की अगर बात करेंगे तो सर C4 प्लांट्स के अंदर कुछ स्टेप्स ही अलग होती है, बाकी सर रेस्ट ऑफ दी, है ना, प्रोसेस जो है वो C3 प्लांट जैसी रहती है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि सर C3 प्लांट जो है, बोल लो तो केल्विन साइकिल जो है वो सर डोमिनेंट बायोसिंथेटिक प्रोसेस है सर, वो हर पर्टिकुलर प्लांट में पाई जाएगी, चाहे वो कोई सा भी प्लांट हो, चाहे वो C3 है, C4 हो, केल्विन साइकिल बोल तो C3 साइकिल तो उसके अंदर रहेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आगे देखें कि सर देन
इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट, ठीक है। अब सर अगर C3 प्लांट में केल्विन साइकिल चल रही है और आप C4 प्लांट बोल, तो C4 प्लांट में भी केल्विन साइकिल चल रही है, तो सर ये अलग कैसे? हाउ आर दे डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट? दिस इज ए क्वेश्चन दैट यू मे रीजनेबली आस्क, ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसको आप रीजनेबली पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि सर C4 प्लांट्स आर स्पेशल। C4 प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? स्पेशल होते हैं, क्योंकि सर इनके पास में बेहतरीन प्रकार की एनाटॉमी होती है, बिकॉज दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, ठीक है। दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। ट्रॉपिकल एरियाज में है तो आदत तो है भाई, बड़े हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेंगे, क्या है, ठीक है। सेम उसी तरीके से है ना, अगला आता है कि सर दे शो ए रेस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज, ठीक है। हाई लाइट इंटेंसिटीज को सर ये अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में दे लैक ए प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, ठीक है ना। तो सर नो फोटो respiration, no photorespiration in C4 प्लांट्स के अंदर कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद में है ना, कॉल फोटो रेस्पिरेशन एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, लेट अस अंडरस्टैंड दीज वन बाय वन, ठीक है। प्रोडक्टिविटी तो बेहतरीन होती है, क्योंकि सर ट्रॉपिकल एरियाज में रहेंगे तो सर प्रोडक्टिविटी बेहतरीन होगी, से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हाई रहता है इनका, ठीक है। लाइट की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया रहती है सर, इनकी इंटेंसिटी भी ज्यादा है, और सर ये बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट को बर्दाश्त भी कर सकते हैं, टॉलरेंस पावर भी अच्छी खासी रहती है, ठीक है। तो इसके बाद में देखा जाए आगे, देखो तो अब आएगी क्रेन्स एनाटॉमी की बात, ठीक है। कि सर स्टडी वर्टिकल सेक्शंस ऑफ लीव्स वन ऑफ द C3 प्लांट्स एंड the other of C4 plants. Do you notice the differences? Do both have the same types of mesophils? Do have similar cells around the vascular bundles of sheath? ये कुछ प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि सर ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कि सर द पर्टिकुलरली लार्ज सेल्स अराउंड द vascular bundles of the C4 प्लांट्स आर कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स, ठीक है बेटा। ये अलग चीज है, ये हम लोगों ने देखा है बंडल शीथ सेल के बारे में, ठीक है। बट ना यहाँ पे हम लोग सिर्फ उसको ओरली देखेंगे कि होता क्या है कि सर ये जो पर्टिकुलर प्लांट्स रहते हैं ना C4 प्लांट्स, ठीक है, इन C4 प्लांट्स की तो पर्टिकुलर बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होती है, किसके आसपास? इनके वस्कुलर बंडल्स के आसपास। वस्कुलर बंडल मतलब वही जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के आसपास रहते हैं बेटा इनके पास में, क्या है ना, बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। एंड द लीव्स which have such anatomy are said to have Krenz anatomy, ठीक है। और ये चीज हर सभी पत्तियों में नहीं होती है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर लीव्स होती है जिनके अंदर सर ये पर्टिकुलर टाइप की एनाटॉमी होगी, और इस एनाटॉमी के अंदर क्या होता है, इस एनाटॉमी के अंदर सर सबसे पहली चीज तो ये होती है, ये सर इस एनाटॉमी में है ना क्या होता है, वस्कुलर बंडल्स होते हैं, वस्कुलर बंडल्स के आसपास क्या रहते हैं, वस्कुलर बंडल्स के आसपास रहती है सर बंडल शीथ रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्रेन्स एनाटॉमी, है ना। क्रेन्स का मतलब क्या होता है? क्रेन्स मींस व्रत, ठीक है। फिर उसके बाद में एंड is a reflection of the arrangement of cell, ये क्या एक रिफ्लेक्शन है, अरेंजमेंट ऑफ सेल ही तो है और क्या है, ठीक है। तो इसके बाद में इसे द बंडल शीथ सेल्स may form several layers around the vascular bundles. They are characterized by having large number of chloroplasts, thick walls impervious to gaseous exchange and no intercellular spaces. You may like to cut a section of leaves of C4 plants, maize or sorghum, ठीक है, टू ऑब्जर्व द क्रेन्स एनाटॉमी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेसोफिल सेल्स, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि सर यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे ये है कि सर हमारे वस्कुलर बंडल्स के आसपास बंडल शीथ की, हमारे वस्कुलर बंडल्स के आसपास बंडल शीथ सेल्स की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और सर ये जो पर्टिकुलर एनाटॉमी है ये जिन पत्तियों में पाई जाती है उनको हम लोग क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। It would be interesting for you to collect the leaves of diverse species of plants around you and cut vertical sections of the leaves. Observe under the microscope. Look for the bundle sheath around the vascular bundles. The presence of bundle sheath would help you identify the C4 plants, ठीक है ना। बंडल शीथ की मौजूदगी अगर आप कभी ऑब्जर्व करो तो बंडल शीथ की प्रेजेंस से ये चीज क्लियर हो जाती है कि अगर बंडल शीथ प्रेजेंट है इसका मतलब ये है कि सर वो C4 प्लांट होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि सर now study the pathway shown in figure 11.9. This pathway that has been named as the H and Slack pathway. क्या बोलते हैं इसको? H and Slack pathway बोलते हैं, बढ़िया इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। Is again a cyclic process and है ना was
एंड यू स्टडी द पाथवे बाय लिस्टिंग द स्टेप्स। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस जहां आ गई एनसीईआरटी में, साइक्लिक प्रोसेस जहां आ गई, इसका मतलब ये हो गई बेटा कि सर उसके अंदर रीजनरेशन होता होगा, उसके अंदर क्या होगा, पक्का रीजनरेशन होगा, पक्का किसी न किसी कंपाउंड का रीजनरेशन होगा। अगर कंपाउंड का रीजनरेशन नहीं होगा तो सर कभी वो साइक्लिक प्रोसेस हो ही नहीं पा रही है। ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे रीजनरेशन किसका होता है, द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, बोल तो पीईपी, एंड इन प्रेजेंस ऑफ द मेसोफिल सेल्स। ठीक है ना। तो सर ये देखो, ये सर हमारे क्या, ये रहेगा सर हमारा क्या, ये रहेगा सर हमारा यहाँ पे H और सेलेक्ट पाथवे। इसके अंदर क्या आ रहा है, आप ऊपर देखेंगे, आप ऊपर यहाँ देखेंगे, अब जब आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो सर ये है आपकी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहला एक्सेप्टर कौन, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ये क्या है, ये है सर हमारा फर्स्ट एक्सेप्टर। ये क्या है बेटा, ये है सर हमारा फर्स्ट एक्सेप्टर। जैसे उधर RUBP था वैसे यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सर ये है फर्स्ट एक्सेप्टर हमारा। ठीक है, यहाँ पे सर ये क्यों आ गया, RUBP कहाँ चला गया, वो इस वजह से क्योंकि सर ये जो पर्टिकुलर C4 प्लांट्स होते हैं इनको इनकी मेसोफिल सेल्स में RUBP नहीं होता है बेटा। ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सर है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे। ठीक है ना। तो सर नो रुबिस्को एंजाइम, नो रुबिस्को RUBISCO, नो रुबिस्को एंजाइम in the mesophyll cells of C4 plants। C4 प्लांट्स की मेसोफिल सेल्स में, C4 प्लांट्स की मेसोफिल सेल्स में बिल्कुल भी यहाँ पर इसको एंजाइम नहीं होता है। ये चीज याद रखने वाली। तो पहला एक्सेप्टर कौन है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट हो गया है, मेसोफिल सेल्स में होता है कि सर द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज PEP carboxylase or P peptase। ठीक है, it is important to register that the mesophyll cells lack Rubisco enzyme, the C4 acid oxaloacetic acid is formed in the mesophyll cells। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे ये चीज देखेंगे हम लोग कि सर यहाँ पे जो फिक्सेशन हो रहा है तो यहाँ पे C4 एसिड बना है। C4 एसिड मतलब जाहिर सी बात है ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे सर एक एंजाइम निकलेगा, हम लोगों का एक एंजाइम अपना रोल प्ले करेगा, उसको हम लोगों ने अभी बोला पेप्टेज एंजाइम। ठीक है, क्या बोला बेटा, उसको बोला सर अभी पेप्टेज एंजाइम। ठीक है, पेप्टेज एंजाइम काम करता है सर, हम लोगों को यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट मिल गया C4 एसिड मिल गया, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड हो गया सर। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि सर है ना, इट देन फॉर्म्स द 4 कार्बन कंपाउंड ऑफ मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड इन मेसोफिल सेल। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को ये भी याद रखना है कि सर यहाँ पे मैलिक एसिड प्लस एस्पार्टिक एसिड भी बनता है। ठीक है ना, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड हो गया, फिर उसके बाद में सर इन सम केसेस द मैलिक एसिड एज वेल। ठीक है, मैलिक एसिड भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, और प्लस एस्पार्टिक एसिड भी लिखना पड़ेगा। मैलिक एसिड प्लस एस्पार्टिक एसिड भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैलिक एसिड प्लस एस्पार्टिक एसिड दोनों। ठीक है ना। तो सर इसका क्या किया जाता है बेटा, ट्रांसपोर्ट क्या किया जाता है, इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसको ट्रांसफर किया जाता है कहां पर, नीचे की तरफ हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे, वो भी कहां पर बेटा, बंडल शीथ सेल्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है कि सर है ना, aspartic acid in the mesophyll cells itself which are then transported to the bundle sheath। ट्रांसपोर्ट कहाँ किया जाता है, बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, in the bundle sheath cell these 4 acids are broken down to release carbon dioxide एंड A3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो रही है ना बेटा, ये इनके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सर ये C4 एसिड का ट्रांसफर हो गया, ऐसे ही साबुत आ गया। अब होता है इसका डीकार्बोक्सिलेशन, उसके बाद में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है सर, ये क्या होता है, फिक्सेशन होता है इसके बाद किसके द्वारा, सी का केल्विन साइकिल, मतलब तो C3 साइकिल है ना। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट एक्सेप्टर आ जाएगा सर हमारा RUBP, क्योंकि सर इन पर्टिकुलर सेल्स में, बंडल शीट सेल्स में यहाँ पे प्रेजेंट होता है RUBP। ठीक है ना। तो सर यहाँ पे C3 साइकिल चलेगी, यहाँ पे क्या चलेगी, यहाँ पे सर चलेगी C3 साइकिल इन व्हाट, कि सर C3 साइकिल इन बंडल शीट सेल, C3 साइकिल्स इन बंडल शीट सेल्स है ना। तो सर बंडल शीट सेल के अंदर यहाँ पे C3 साइकिल चलेगी है ना। क्यों चलेगी, वो इस वजह से चलेगी क्योंकि सर यहाँ पे क्योंकि सर यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, यहाँ पे प्रेजेंट है सर बिकॉज ऑफ RUBP।
ना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आरयूबीपी, ठीक है ना, जाहिर सी बात है आरयूबीपी तो इसका एंजाइम भी यहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है बेटा, है ना। फिर उसके बाद में क्या है कि सर द थ्री कार्बन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मेसोफिल्स, है ना, वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू पेप अगेन, दस द कंप्लीशन ऑफ द साइकिल, ठीक है। तो मैंने बोला ही था आप लोगों को कि सर ये जो C3 एसिड यहाँ पे बना हुआ है इसका ट्रांसफर किया जाता है सर वापस से, ताकि इसका क्या हो पाए, रीजनरेशन होकर के वापस से हमारा फर्स्ट एक्सेप्टर फॉर्म हो पाए, ठीक है बेटा, है ना। और यहाँ पे क्या, और यहाँ पे सर, है ना, कि सर कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुआ है, देखो मैं बोला ना, देखिए मैं बोला था कि सर द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द बंडल शीट सेल्स एंटर्स द C4 और द C3 और द Kelvin pathway, a pathway common in all plants. The bundle sheet cells are, sir, the bundle sheet cells, sir, bundle sheet cells are rich in an enzyme जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है ना, और रुबिस्को, ठीक है, बट लैक पेप्केस, पर क्या नहीं होता है, पेप्केस नहीं होता, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेप्केस होता है, आरयूबीपी नहीं होता है, ठीक है ना, पर यहाँ पे सर पेप्केस नहीं होता, पर हमारा रुबिस्को एंजाइम होता है, ठीक है, आरयूबीपी, ठीक है, प्लस रुबिस्को, आरयूबीपी प्लस व्हाट, आरयूबीपी प्लस रुबिस्को भी होता है इसके पास में, क्या होता है, रुबिस्को भी एंजाइम भी इसके पास में होता है सर, ठीक है ना। और उसके साथ में एक चीज भी याद रखना है कि सर नो पेप्केस, ठीक है ना, तो सर प्लस नो पेप्केस, इसके पास में कोई पेप्केस नहीं होता है सर, ठीक है। आगे बात करेंगे, thus the basic pathway that results in the formation of sugars, ठीक है, the Kelvin pathway is common in C3 and C4 plant, दोनों में आता है सर, ठीक है। Did you know that the Kelvin pathway occurs in all the Kelvin pathway occurs in all mesophyll cells of C3 plants, in C4 plants it does not takes place in the mesophyll cells, but it does so only in the bundle शीट सेल्स, ठीक है। ये चीज तो नोटिसेबल है बेटा कि सर यहाँ पे मेसोफिल सेल्स के अंदर कोई भी पर्टिकुलर हमारा C3 पाथवे नहीं चल रहा है, जबकि C3 प्लांट में सारी मेसोफिल सेल्स में C3 पाथवे चलता है। यहाँ पे किस में चल रहा है, यहाँ पे सर बंडल शीट सेल में चल रहा है, क्योंकि सर ये यहाँ के स्पेशलिटी है ना, उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ के स्पेशल के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, वो यहाँ के स्पेशल के साथ में जुड़ गया, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी चीज जिसकी जो C4 प्लांट्स में नहीं होती है, ठीक है। 11.9 फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। आप भी सोचोगे और कि यार सर ये चीज क्यों दी हुई है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि सर इसका क्या रोल है पता ही नहीं आज तक, इसका रोल हम लोगों को आज तक पता ही नहीं है, क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है ये, ठीक है ना। इसके ऐसा बोला जाता है कि सर अगर पौधे जो है वो अगर ऑक्सीजन वगैरह फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन बना करके दे रहे हैं, तो सर उनको भी तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लगती होगी, बिल्कुल लगती होगी, जाहिर सी बात है। अगर एक कैशियर है, कैशियर क्या कर रहा है, कैशियर जो है वो बैंक में सब पैसा का, है ना, क्या कर रहा है कि आपको पैसे दे रहा है, ठीक है ना, बैंक में पैसे, आपका पैसा आपको दे रहा है, आपसे रिसीव भी कर रहा है, ठीक है, तो सर उसकी भी तो कुछ तनख्वाह होगी, जाहिर सी बात है, उसका भी तो कुछ पेमेंट होगा, कुछ तो वो लेता होगा कि अपने काम करने का, और भले उसके हाथों से बहुत सारा पैसा निकलता है, बट सर वो खुद भी तो कुछ करता होगा। जिस तरीके से हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है, तो हार्ट को ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिशन है उसकी जरूरत तो पड़ती होगी ना, है ना, तो ये चीज सोचने वाली है। Let us try and understand one more process that creates an important difference between C3 and C4 plants, photorespiration. ठीक है, to understand photorespiration, you have to know a little bit more about the first step of the Kelvin pathway. Kelvin pathway की पहली स्टेप कौन सी थी कि सर जब हमारा आरयूबीपी ने उसको एक्सेप्ट किया था, किसको सर, अरे अभी दिखाते हैं किसको, ठीक है। तो देखो कि सर द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन स्टेप, this is the reaction where RUBP combines with carbon dioxide to form a 2 molecules of 3 phosphoglyceric acid, ठीक है, that is catalyzed by Rubisco enzyme, बोले तो RUBP है ना, Rubisco है ना एंजाइम, है ना, इसका मतलब क्या, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे ऑक्सीजनेज मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो करता होगा यार, देखो कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीजनेज मतलब ऑक्सीडेशन भी तो करता होगा, समथिंग डिफरेंट, ठीक है ना। देखो बेटा आरयूबीपी और राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिले, क्या बनाएगा सर, यहाँ पे बनेगा सर ये रुबिस्को एंजाइम के हेल्प से बनेगा सर हम लोगों को यहाँ पे, है ना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके भी कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के भी कितने मॉलिक्यूल बेटा लिखा हुआ है, वैसे तो मैं लिख दे रहा हूँ, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के सर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं सर, है ना। तो ये 2 मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि सर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं क्या दिखता है आगे कि सर रुबिस्को दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, डू यू वंडर व्हाई, ठीक है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट द एक्टिव साइट्स कैन बाइंड टू बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये चीज तो है ना, रुबिस्को एंजाइम जो है सर वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से बाइंड कर सकता है, ठीक है ना। तो सर
तो सर रुबिस्को हैज ए मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रेशियो जो है वो हमेशा वो अगर लगभग बराबर है, ठीक है, तो अगर उसका ये कहना है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल बराबर है फिर भी वो किससे कंबाइन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। और अगर सर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है और ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है तो फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। देखो क्या होगा, अब आगे देखते हैं क्या होता है कि सर इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ वी वर नॉट सो, है ना, इफ दिस वर नॉट सो, है ना, दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव, इट इज रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट डिटरमाइंस व्हिच ऑफ द टू विल बाउंड टू दिस एंजाइम, ठीक है, वो जाहिर सी बात है उनका कंसंट्रेशन ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे C3 प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि सर इन C3 प्लांट्स, ठीक है, सम ऑक्सीजन डज बाइंड टू RuBP रुबिस्को, है ना, एंड हेंस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डिक्रीज, ठीक है ना। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब कम होगा और ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा तो सर जाहिर सी बात है हमारे ऑक्सीजन तो जुड़ जाएगा ना, उसके साथ जुड़ जाएगा सर, ठीक है ना। हियर द RuBP इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि नेचुरली होता है, बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ में टू बाइंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, एंड और फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है इन द पाथवे कॉल्ड फोटोरेस्पिरेशन। कुछ पिक्चर इस तरीके की, ऑक्सीजन जो है रुबिस्को के साथ में जुड़ के क्या बनाएगा सर, यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाएगा, है ना, फिर उसके बाद में सर यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा, ठीक है, ये चीज समझनी है, ठीक है, कि सर ऑक्सीजन जो है सर वो रुबिस्को के साथ में कंबाइन हो गया, किसके साथ में कंबाइन हो गया, और सर यहाँ पे 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बना लिया और सर 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना लिया, ठीक है। ये होता है बेटा फोटो रेस्पिरेशन में, किसमें होता है ये होता है सर फोटो रेस्पिरेशन में ऐसा होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं और क्या बता रहा है, ठीक है, तो उसके बाद में कि सर इन, है ना, इन व्हाट सर in the respiratory pathway there is neither synthesis of sugar nor of ATP, ना तो शुगर बन रही ना ATP, ना कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में rather it results in release of carbon dioxide with the utilization of ATP, ठीक है। और सर क्या रिलीज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसानों के लिए जरूरी है, नहीं इंसानों को तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन दो, और ये क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, ठीक है ना। in the photorespiratory pathway there is no synthesis of ATP or NADPH, the बायोलॉजिकल फंक्शन, देखो ना मैंने बोला था ना कि ये अपन एक आते आते रो ही देंगे, ठीक है, क्या रो दिए, द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट नोन येट, ठीक है, अभी तक हम लोगों को सर उसका बायोलॉजिकल फंक्शन पता ही नहीं है कि क्या भूमिका है उसकी, क्या रोल है उसका, ठीक है। फिर उसके आगे कि सर in C4 plants photo respiration does not occur, ठीक है, this is because they have a mechanism that increases the concentration of carbon dioxide at the, है ना, enzyme। अब सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सर यहाँ तो अलग ही जंग लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे अलग जंग है कि सर नो फोटो रेस्पिरेशन, यहाँ पे एक अलग ही जंग लगी हुई है, मतलब उन्होंने तो ना C4 प्लांट ने तो अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है भैया कि हमको फोटो रेस्पिरेशन करना ही नहीं है ना, हमारे यहाँ रिस्क ही नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल का कम होने का। कैसे रिस्क नहीं है सर, अभी देखो एक इक्वेशन बताई थी मैंने, ठीक है ना, तो सर नो फोटो रेस्पिरेशन इन C4, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे एक इक्वेशन हम लोगों ने देखी थी बेटा, देखो ये, ठीक है, कहाँ देखी थी, इधर आ जाओ, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड टूट रहा है, कहाँ पे टूट रहा है, इधर टूट रहा है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेकडाउन होगा, हमेशा ब्रेकडाउन होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता रहेगा इसके पास में, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट रहेगा, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट होगा तो RuBP को तो हमने अपॉइंट ही कार्बन डाइऑक्साइड के लिए किया है, उसको तो हमने ये बोला था कि अगर कभी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाए तो ऑक्सीजन के साथ में मिक्स हो जाइए, मतलब ऑक्सीजन के साथ में तो जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं पाएगा ना, क्यों नहीं जा पाएगा C4 में, क्योंकि C4 के पास में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी कभी होगी ही नहीं। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, है ना, this is because they have a mechanism, एक mechanism है सर क्या, that increases the concentration of carbon dioxide, ठीक है, at the enzyme side, enzyme की साइड पे सर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाने का जुगाड़ है सर, क्या जुगाड़ है बताना जरा। This takes place when carbon dioxide C4 acid from the mesophyll cells is broken down in broken कहाँ किया, in the bundle sheath cells to release carbon dioxide, this results in increasing the intracellular concentration of carbon dioxide। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इन टर्न दिस एंश्योर्स, इससे एंश्योर हो जाती है सर, ये कंफर्म हो जाता है, ठीक है, क्या कंफर्म हो जाता है, दैट द रुबिस्को फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ठीक है ना। इससे चीज कंफर्म हो गई कि अब रुबिस्को के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसको सर एज एन कार्बोक्सिलेज काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं कि सर नाउ
that you know that the C4 plants lack photorespiration, you probably can understand why productivity and yields are better in these plants. ठीक है, जाहिर सी बात है ना। फोटो रेस्पिरेशन में तो क्या हो जा रहा था, फोटो रेस्पिरेशन में थोड़ी सी सर क्या हो रही है, ऑक्सीजन की चोरी हो जा रही है सर। ठीक है, और वो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, है ना, और एटीपी भी खर्च हो जा रही है। तो सर इंसानों को क्या चाहिए, इंसानों को चाहिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लो और एटीपी जितनी हो सके उतनी दो। ठीक है, बट आप नहीं दे रहे हो, आप फोटो रेस्पिरेशन करके खुद का नुकसान कर रहे हो। तो C3 प्लांट जो है वो सर कमजोर हो गए, C4 प्लांट की डोमिनेंसी आ गई। ठीक है, आप वो आपका दोस्त है, ठीक है, आपके दोस्त की अगर हल्की सी एक बुराई है, एक हल्की सी बुराई है, तो वो आपको बेटर कर रही है। ठीक है, क्योंकि सर वो आपसे पीछे हो जा रहा ना रेस में से। उसी तरीके से C3 प्लांट जो है वो C4 प्लांट से रेस में पीछे हो गए बेटा। उसके बाद में सर इन एडिशन इसके साथ साथ में क्या, प्लांट शो हाई टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। ये उनकी अलग खासियत है, ये उनकी पर्सनल स्पेशलिटी है ना, किसकी बेटा, C4 प्लांट्स की सर की। वो क्या है कि सर वो बहुत ज्यादा टॉलरेंट होते हैं ज्यादा तापमान को, अधिक हाई टेम्परेचर को। ठीक है, तो इसके बाद में आते हैं बेटा हमारे पास में फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की। सर फोटोसिंथेसिस जो है वो किन फैक्टर्स के कारण अफेक्ट होती है, हमको पता है, टेम्परेचर है, सनलाइट है, अवेलेबिलिटी ऑफ ना गैसेस है, बट स्टिल हम लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स पोर्शन तो हम लोग कवर कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स पोर्शन तो हम लोग क्या कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स पोर्शन तो हम लोग गुरु कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग तो एक सिंपल, एक कह सकते हैं सिंपल कंसेप्ट पे आए हैं। ठीक है, जो कि ज्यादा इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलता है वो, यहाँ पे एक बात आती है कि सर, है ना, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी। जाहिर सी बात है, जरूरी है उन फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग जो कि सर पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सके। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स। ठीक है, सेवरल फैक्टर्स, दोनों कैसे हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, द प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड द नंबर, साइज, एज एंड द ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। ठीक है, साइज, एज और एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स। कि सर लीव जो है वो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या इंसिडेंट लाइट ले पा रही कि नहीं ले पा रही, तो उसको हम लोग बोलेंगे उनका ओरिएंटेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में सर म्यूजोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट कैसा है। ठीक है, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कितना है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि सर द प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक, है ना, जेनेटिक प्री डिपोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये जनरली डिपेंड करता है सर उनके जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो द एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। ठीक है ना, नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, नेक्स्ट टेम्परेचर हो गया, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, नंबर 3 एंड वाटर। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। टेम्परेचर जो हो गया नंबर 2 पे आएगा, टेम्परेचर जो होगा नंबर 2 पे आएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है नंबर 3 पे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में वाटर जो है बेटा वो नंबर 4 पे आएगा। ठीक है, एज अ प्लांट फोटोसिंथेसाइजेस, जैसे जैसे एक पौधा फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसाइजेस। ठीक है, ऑल दीज फैक्टर्स विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट दिस रेट। ठीक है, hence though several factors interact simultaneously affect the photosynthesis और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ठीक है, ये कई सारे फैक्टर साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ अफेक्ट करेंगे। ठीक है ना, अनलेस वन फैक्टर इज द मेजर कॉज और इज दैट लिमिट्स द रेट। ठीक है, तो यहां से एक नया रूल बनेगा, यहाँ पे एक नया रूल बनेगा कि हैंस एट एनी पॉइंट द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स अवेलेबल। ठीक है, एट सब ऑप्टिमल लेवल्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ये चीज देखें तो सर इसमें सारे अगर फैक्टर साइमल्टेनियसली अफेक्ट कर रहे हैं तो सर मेजर रोल किसका है, मेजर रोल किस फैक्टर का है जो कि सर उस रेट को अफेक्ट करेगा। रेट मतलब उस प्रोसेस की, उस केमिकल प्रोसेस की रेट को, उसकी स्पीड को अफेक्ट करेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सर अलग चीज दी हुई है कि सर जब व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट एनी केमिकल प्रोसेस ना, ब्लैकमैन्स 1904 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है ना, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आया है, उसका सिंपल सी बात थी, उस फैक्टर का मतलब ये था, उस पर्टिकुलर लॉ का मतलब ये था कि मान लीजिए अगर तीन फैक्टर, मान लीजिए अगर कह सकते हैं 2 फैक्टर है। ठीक है, 2 फैक्टर जो है वो किसी एक प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो इनमें से सर ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इसकी जो रेट है कि सर ये किस स्पीड से काम कर रही है, ये जो पर्टिकुलर स्पीड है ना, ये उस पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहेगी, ज्यादा अफेक्ट होगी, जिसका लेवल मिनिमल होगा, जिसका लेवल सबसे कम होगा, जिसका लेवल सबसे क्या होगा बेटा, कम होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, क्या बोल रहा है वो ना, तो लॉ क्या बोलता है, लॉ ये बोलता है सर स्टेट्स दैट इफ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, एक फैक्टर से ज्यादा है मतलब 2 है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं,
ठीक है ना। देन इट्स रेट विल बी, उसके जो रेट, उसका जो स्पीड है, विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा क्या है बेटा, कम होगा, जो कि इसकी मिनिमल वैल्यू से सबसे ज्यादा क्लोज, मतलब सबसे ज्यादा कम होगा अगर उसका लेवल, तो उसी से डिसाइड होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या लाइन आ जाती है कि सर इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड, ठीक है ना। तो सर अगर कम या ज्यादा होता है तो सर वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा कौन सी प्रोसेस को, हमारी इस केमिकल प्रोसेस को जो कि चल रही है, ठीक है। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देख लिया जाए, ठीक है, कि सर डिस्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ, ऑप्टिमल लाइट, अच्छी खासी लाइट प्रेजेंट है सर, बढ़िया लाइट है, पत्तियां भी बढ़िया है सर, ठीक है ना, प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशंस भी हैं सर, ठीक है ना, फिर भी सर द प्लांट में नॉट फोटोसिंथेसाइज इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो, ठीक है। तो तीसरी चीज क्या आ गई, टेम्परेचर आ गई, नो सॉरी फोर्थ चीज क्या आ गई, टेम्परेचर आ गई। देखो पहली तो क्या होगी, पत्ती का क्या ना ग्रीन लीफ होगी, ठीक है। उसके बाद में सर ऑप्टिमल लाइट भी है सर, बढ़िया लाइट है सर, कंडीशन भी बहुत बढ़िया, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत अच्छी है सर, ठीक है। अब वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है तो सर जाहिर सी बात है सर वो जो मिनिमल है, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर कह सकते हो उसको अफेक्ट करेगा, सबसे ज्यादा मिनिमल लेवल पे ही आ गया टेम्परेचर, तो ठीक है, तो सर वो उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब वो उसके मिनिमल लेवल पे आ गया तो सर उसको अफेक्ट करेगा और इंटेंसली अफेक्ट करेगा, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं बेटा, ठीक है ना। दिस लीफ इफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, जब उसको ऑप्टिमल टेम्परेचर दिया जाएगा वो तभी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है सर हमारी लाइट, रोशनी, ठीक है। लाइट की बात करते हैं सर 11.10.1 ऐसा तो पढ़ना नहीं चाहिए पर 11.10.1, ठीक है। तो सर वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी, क्या कहीं अंतर करना है, आता है हमको, अंतर करते करेंगे। लाइट क्वालिटी नंबर 2 पे, लाइट इंटेंसिटी, देखो लाइट क्वालिटी मतलब कि सर कैसी क्वालिटी है, लाइट अच्छी है, खासी है, बहुत बढ़िया है, या फिर थोड़ी कमजोर है, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, सर उसका प्रकोप कितना है, ठीक है ना, इंटेंस कितनी है, ठीक है। तो उसके बाद में कितनी देर तक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट, ठीक है। व्हाइल डिस्कसिंग लाइट एज अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस, ठीक है, these are there is a linear relationship between incident light and carbon dioxide fixation rate, ठीक है, at low light intensities। ये यहाँ पे डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सर एट हायर लाइट इंटेंसिटी, जब हाई लाइट इंटेंसिटी की बात की जाए, ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज, ठीक है, एज द फैक्टर्स बिकम्स लिमिटिंग, ठीक है। फैक्टर्स लिमिटिंग हो जाने के कारण से उसके अंदर आगे कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता है। What is interesting to note is that light saturation occurs at 10% of the full sunlight. Hence, except for plants in shade or dense forest, light is rarely a limiting factor in nature. Increase in incident light beyond the point causes the breakdown of chlorophyll and डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि सर एक पर्टिकुलर लेवल पे हम लोग चीजों को हीट कर सकते हैं, ठीक है। खाना भी पका रहे हो तो सर एक पर्टिकुलर है ना आंच भी पकेगा सर, अगर उससे ज्यादा आंच बनाई गई, ठीक है, तो सर वो पहले तो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद में और मिलेगी ना सर, तो सर वो जल जाएगा। सेम उसी तरीके से क्लोरोफिल जो है सर, उसको ना लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो बड़े अच्छे से फोटोसिंथेसिस भी होगा, ठीक है। बट बियॉन्ड दिस स्पेसिफिक लेवल अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई गई, ठीक है, तो सर क्लोरोफिल जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, जल जाएगा, ठीक है। क्लोरोफिल जल जाएगा सर, और हमारा हैंग सिस्टम जो है सर वो हैंग हो जाएगा, हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम सर हैंग हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है सर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोला गया कि सर कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी लो इन एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। Increase in concentration up to 0.5% can cause an increase in carbon dioxide fixation rates. Beyond this, the levels can become damaging, ठीक है, over longer periods, ठीक है। वो ये कह रहा है कि सर फोटोस के पास में जो प्लांट्स के पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर का वो बहुत ज्यादा अगर कम है, मतलब 0.03 से 0.04 है, ठीक है, तो सर दिक्कत हो जाएगी। पर अगर वो थोड़ा सा बढ़ा, मतलब 0.5 आ गया, तब जाकर के सर हमारे पास में है ना, यहाँ पे कह सकते हो कि सर फोटोसिंथेसिस चालू हो सकता है। The C3 and C4 plants respond differently to carbon dioxide concentration, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग प्रकार तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं कंसंट्रेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड को तो करते ही करते हैं, कंसंट्रेशन में भी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। एट लो लाइट कंडीशन नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड्स टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो इसके बाद में कि सर at high light intensities both C3 and C4 plants show increase in the rates of photosynthesis, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद में कि सर what is important to note is that the C4 plants show
saturation at about 360 है ना मोल मोल 1 liter 1 mole per liter, while C3 responds to increase in carbon dioxide concentration, ठीक है, at saturation is seen in beyond 450 mole per liter, ठीक है ना. Thus current availability of carbon dioxide levels is limited to the C3 plants, ठीक है. लेवल्स की बात कर रहे हैं कि सर C4 प्लांट जो है ना, सर C4 प्लांट जो है ना वो 360 तक की लिमिट बर्दाश्त कर पाते हैं, ठीक है. और अगर हम लोग बात करें हमारे C3 प्लांट्स की तो सर वो 450 के पार चले जाते हैं, ठीक है ना. तो ज्यादा इंटेंस कौन है, ज्यादा कह सकते हो ज्यादा टॉलरेंस कौन है, ठीक है ना, वो देखने को मिलता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. द फैक्ट दैट C3 प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ठीक है, बाय शोइंग इंक्रीज्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू द हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, हैज बीन यूज्ड फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप्स सच एज टोमेटोज एंड बेल पेपर, ठीक है. बेल पेपर को भी यूज किया गया है. दे अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एनवायरमेंट्स, ठीक है ना, एंड लीड्स टू हायर यील्ड, ठीक है. ये देखो यहाँ पे वही साहब है ना, इंसान को फुर्सत मिली नहीं, सर वो अपनी एप्लीकेशन ढूंढने आ जाते हैं, ठीक है. तो सर यहाँ पे हम लोग इन प्लांट्स को यूज कर सकते हैं ग्रीन हाउस में, क्योंकि सर इनकी जो पर्टिकुलर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के ऊपर जो पर्टिकुलर कह सकते हैं बिहेवियर है, जो इनका जो एक्शन है वो सर डिफरेंट है, ठीक है. टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो सर डार्क रिएक्शन जो है बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड, ठीक है. दो द लाइट इंक्रीजेस आर आल्सो टेम्परेचर ना टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड टू ए मच लेसर एक्सटेंट, ठीक है. लाइट रिएक्शन जो है वो भी टेम्परेचर सेंसिटिव होती है बट इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है. फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है वो कि सर द C4 प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, एंड शो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाइल C3 प्लांट्स हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम. ये चीज हम लोगों ने देखी थी कि सर जो C4 प्लांट्स रहते हैं सर वो हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं, तो सर उनको अच्छा खासा टेम्परेचर लगता है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा टॉलरेंट होते हैं, ठीक है. और सर अगर हम लोग C3 प्लांट्स की बात करें तो सर अपोजिट रहते हैं, कम टेम्परेचर में इनका काम हो जाता है, ठीक है ना. फिर उसके बाद में सर द टेम्परेचर ऑप्टिमम टू फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट दैट दे आर अडेप्टेड टू, ठीक है. ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट्स अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट्स, ठीक है. तो सर बेटा जाहिर सी बात है कि जो ठंडे एरियाज को टेम्परेट बोलते हैं, सॉरी टेम्परेट रीजन्स बोलते हैं, और जो कोल्डर रीजन सॉरी हॉटर एरियाज रहते हैं, ड्राई एरियाज रहते हैं, वो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज रहते हैं, ठीक है ना. वाटर की बात करते हैं सर, वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो है ना 11.4 10.4, ठीक है. वाटर even though water is one of the reactants of light reaction, the effect of water as a factor is more though its effect on plants rather than directly on photosynthesis, ठीक है ना. फिर उसके बाद में सर प्लांट्स में तो कम पर फोटोसिंथेसिस पे अच्छा खासा इफेक्ट होता है. क्यों? क्योंकि देखो बेटा वाटर की अवेलेबिलिटी अगर अच्छी खासी रहती है तो सर स्टोमेटाज ओपन रहते हैं. स्टोमेटाज अगर ओपन रहेंगे तो सर बढ़िया अच्छे से गैसियस एक्सचेंज हो पाएगा. पर अगर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं रहती है तो सर कहीं ना कहीं स्टोमेटा बंद रहते हैं, ठीक है, और तो सर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता. तो आप उसको सोचोगे तो मिल जाएगा, ठीक है. वाटर स्टेट कॉजेज द स्टोमेटा टू क्लोज, हेंस रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी. देखिए चीज, ठीक है. फिर उसके बाद में सर बिसाइड्स वाटर स्ट्रेस आल्सो मेक्स लीव्स विल्ट. विल्ट मतलब होता है मुरझा जाना बेटा, ठीक है. विल्ट का मतलब क्या होता है? विल्ट का मतलब होता है सर मुरझा जाना, ठीक है ना. दस रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया एंड लीव्स ऑफ द लीव्स एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल, ठीक है. और सर उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है. उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या हो जाती है सर? उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी सर रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना. तो सर ये चीज हम लोगों ने देखी. सर यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है ना किस तरीके से रेगुलेट करती है, ठीक है, कि सर वाटर जो है वो अवेलेबल होगा तो ही जाकर के स्टोमेटास के पास में अच्छा खासा स्वेलिंग होगी, ठीक है, और सर स्टोमेटास ओपन रहेंगे. पर अगर स्टोमेटास जो है ना ओपन कब नहीं रहेंगे? जब उनके पास में वाटर का लेवल बहुत ज्यादा कम रहेगा. वाटर का लेवल कम रहेगा, स्टोमेटा क्यों खुलेंगे? ठीक है. देवर द लीव्स विल विल्ट. लीव्स जो है ना वो मुरझा जाएंगे, उसके कारण से उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा. सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो सर जाहिर सी बात है गैसेज एक्सचेंज और नहीं हो पा रहा है, ठीक है. तो बेटा ये जो पर्टिकुलर फैक्टर्स थे ना, कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी, उसके बाद में सर हमारा यहाँ पे है ना कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हो गया, सॉरी वाटर हो गया सर हमारा, उसके बाद में टेम्परेचर हो गया सर हमारा, और क्या हो गया, और इसके बाद में सर हमारी लाइट हो गई. तो ये जो चार फैक्टर्स है बेटा, ये चार फैक्टर्स जो है ये हमारे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं. जाहिर सी बात है हम लोगों को कई सारे फैक्टर्स में एक सैचुरेशन लेवल भी देखने को मिलता है कि सर एक सैचुरेशन लेवल का मतलब होता है कि सर इस लेवल पे जाकर के अब कोई और पर्टिकुलर प्रभाव नहीं बढ़ेगा, चाहे फैक्टर्स कितने ही ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है. ये चीज भी हम लोगों ने देखी है. फिर इसके बाद में सर हम लोगों ने यहाँ पे पर्टिकुलर हमारे पर्टिकुलर ये देखो हम लोगों ने फोटो रेस्पिरेशन के बारे में देखा कि सर फोटो रेस्पिरेशन जो है वो C4 प्लांट्स में नहीं होता है, C3 प्लांट्स में होता है, ठीक है. फोटो रेस्पिरेशन ना होने के कारण ही C4 प्लांट जो है वो इतने ज्यादा डोमिनेंस है, क्योंकि सर C3 प्लांट्स के लिए
फोटो रेस्पिरेशन एक प्रकार का खर्चा ही हो गया है, ठीक है, बट हमारे पर्टिकुलर C4 प्लांट जो है वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर वेरी डोमिनेंट, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने देखी। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या देखा, इसके अलावा सर हम लोगों ने ये चीज ये देखा क्रेन्स एनाटॉमी क्या होती है हमारे C4 प्लांट्स के अंदर, जो हमारा पाथवे, जो स्पेसिफिक पाथवे जिसको हम लोग बोलते हैं हैच और स्लैग पाथवे, ये किस तरीके का होता है, ठीक है। हैच और स्लैग पाथवे के अंदर हम लोगों ने देखा कि सर हमारे C4 प्लांट्स के अंदर दो प्रकार की सेल्स रहती है सर। एक रहती है सर हमारी मेसोफिल सेल रहती है, दूसरी हमारी बंडल शीट सेल्स रहती है, ठीक है। बंडल शीट सेल जो है वो क्या कहां प्रेजेंट है, वो मेसोफिल सेल्स के आसपास कई सारी मल्टीपल लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, और सच एनाटॉमी इज नोन एज दी क्रेन्स एनाटॉमी। ऐसी एनाटॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज खास रहती है हमारे मेसोफिल सेल्स की, ठीक है, सॉरी हमारे पर्टिकुलर ये C4 प्लांट्स की, ठीक है ना। ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। सो ये वाला चैप्टर इसी के साथ हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। आई होप थोड़ी मदद मिली होगी आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ, है ना। तो इसका आगे का जो पर्टिकुलर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, वो हम लोग अगले लेक्चर से कवर करेंगे, ठीक है। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा, ध्यान रखिए अपना, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मजे में रहिए। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।